अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपनी एक नई वीडियो के साथ आए हैं हमने जो पास्ट पेपर्स एनालिसिस सीरीज स्टार्ट की हैं उसके अंदर क्वेश्चन वन को 2017 को हम डील कर रहे हैं इसके अंदर, और इसका पार्ट टू आज मैं आपके साथ इसको डिस्कस करता हूँ, जिसकी स्टेटमेंट है आल्सो डिस्कस हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन। इसका जो इस क्वेश्चन का जो पहली स्टेटमेंट है, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिमिनोलॉजी इन पाकिस्तान, इसको ऑलरेडी शेयर कर दिया गया है आपके साथ। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इंशाल्लाह। तो हम अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, के आल्सो डिस्कस द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन। ये क्वेश्चन 2017 में आया था क्रिमिनोलॉजी के पेपर में, सीएसएस के। और तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। देखें जी, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन को स्टेटमेंट क्या है, इसको ज़रा समझिएगा। वो कह रहे हैं कि आप जो क्रिमिनोलॉजी का सब्जेक्ट है, ये एक साइंटिफिक डिसिप्लिन कैसे बना, ठीक है। इसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में या हिस्टोरिकली जहाँ से ये इसका स्टार्ट होता है सब्जेक्ट का, वहाँ से लेके आज तक जहाँ तक ये साइंटिफिक डिसिप्लिन बना, वहाँ तक इसको डिस्कस करें कि ये इसके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। सो देखें, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन को हम इस तरह से समझेंगे कि सबसे पहले कि ये जो टर्म है क्रिमिनोलॉजी, स्टडी ऑफ क्राइम, क्रिमिनोलॉजी स्टडी ऑफ क्राइम, ये टर्म यूज़ किसने की थी? तो ये जो जिन सोशल साइंटिस्ट ने ये इसको यूज़ किया इस टर्म को, वो सबसे पहले इस टर्म को क्वाइन करने वाले, इस टर्म को फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाले ग्रेफेलो हैं। और उन्होंने 1885 में इस टर्म को क्वाइन किया। ये उनकी पिक्चर है। और फिर इसके बाद 1887 में एक फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं पॉल, उन्होंने इस टर्म को फ्रांस में यूज़ किया। ठीक है जी। तो होपफुली ये दोनों आपको यहाँ से याद हो जाएंगे, और फिर मैं आपको इसकी बेस से समझाऊंगा ताकि आपको याद ना करना पड़े। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम, तो हिस्ट्री इस वजह से याद नहीं होती है, समझ नहीं आती है और मुश्किल होती है। उसकी रीज़न ये है कि हम उसे याद करने की कोशिश करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको एक स्टोरी की तरह समझने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से आपको इसे याद नहीं करना पड़ेगा। बस ये जो ग्रेफेलो ने इसको 1885 में कॉइन किया था, ये याद रखना है आपने। और 1887 के अंदर पॉल ने इस टर्म को यूज़ किया फ्रांस में। ठीक है जी। तो ये दो चीज़ें आपने याद रखनी हैं। तो खैर, सिर्फ इन्होंने ही इस टर्म को यूज़ नहीं किया, ये वो लोग हैं जिन्होंने स्टार्ट में इस टर्म को यूज़ किया। उसके बाद नंबर ऑफ़ क्रिमिनोलॉजिस्ट इस डिसिप्लिन में आए और इस फील्ड के अंदर उन्होंने स्टडी की, और उन्होंने अपने अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से क्रिमिनोलॉजी को डील किया और इसकी डेफिनेशंस दी क्रिमिनोलॉजी की। और इसके क्रिमिनोलॉजी के हवाले से आपको डिफरेंट थीरीज़ दी उन्होंने। ठीक है जी। सो नॉट ओनली दिस टू यूज़ दिस टर्म, डिफरेंट क्रिमिनोलॉजिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट आल्सो यूज़ दिस टर्म क्रिमिनोलॉजी अकॉर्डिंग टू देयर पर्सपेक्टिव। उन्होंने अपने अपने हिसाब से इसको आगे एक्सप्लेन किया, इस टर्म क्रिमिनोलॉजी को। So, the historical development of criminology as a scientific discipline can be traced through several key stages. इसके अंदर different stages गुजरी हैं, और उन stages के अंदर notable figures ने अपने अपनी contribution दी है इसको evolve करने के लिए subject को। ठीक है जी। So, आज जो क्रिमिनोलॉजी हम देखते हैं, इस स्टडी को हम देखते हैं, आज तक की जो स्टडी को, इसके अंदर डिस्टिंक्ट फील्ड्स हैं। ठीक है जी। जिनका सफ़र 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में स्टार्ट होता है, लास्ट 19th सेंचुरी के एंड में स्टार्ट होती है ये, और 20th सेंचुरी के स्टार्ट के अंदर ये ठीक से भरपूर तरीके से लोग इसमें इन्वॉल्व होने शुरू होते हैं। देखें 1885 जो लिखा है, ठीक है, तो ये 19th सेंचुरी है। तो यहाँ से ये टर्म 19th सेंचुरी से इसको यूटिलाइज़ करना शुरू किया गया, और फिर आगे फर्दर इसके अंदर क्या क्या हुआ है इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। अब हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है जो क्रिमिनोलॉजी की, इसका मतलब क्या है कि एक ऑन गोइंग एवोल्यूशन। ठीक है जी। किसके अंदर? इन द फील्ड ऑफ क्रिमिनोलॉजी। तो ये क्या है कि ये पहले क्या था, और फिर ये बाद में साइंटिफिक कैसे हुआ, और फिर उसके अंदर क्या क्या एक्सप्लेनेशंस आई, क्या क्या प्रिवेंशंस दी गई, और क्या क्या रिस्पॉन्सेस
डिस्कस किए गए क्रिमिनल बिहेवियर को लेके, और फिर सोसाइटल रिएक्शंस टूवर्ड्स क्राइम क्या क्या रहे हैं, ये जब से ये डिसिप्लिन स्टार्ट हुआ उससे लेके आज की डेट तक जो कुछ भी है, ये इसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, ये एक ऑन गोइंग एवोल्यूशन है क्रिमिनोलॉजी का एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन. सो द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ क्रिमिनोलॉजी रिफ्लेक्ट्स इट्स ऑन गोइंग एवोल्यूशन एज अ साइंटिफिक discipline that seeks to explain, prevent, and respond criminal behavior and societal reaction to crime. Today, criminologists continue to explore new avenues, including impact of technology, globalization, and the changing nature of crime and the criminal justice systems. तो अर्ली फिलोसफिकल एंड थ्योरेटिकल फाउंडेशन इसके क्या हैं, ये मैं आपको समझाता हूँ. सबसे पहले क्लासिकल पीरियड है. देखें 18th सेंचुरी के अंदर क्लासिकल थीरीज आई थी. ये सब्जेक्ट जो टर्म है ये 19th सेंचुरी में यूटिलाइज हुई है, ठीक है जी. लेकिन इसके ऊपर जो काम है वो 18th सेंचुरी के अंदर सीजर बेकेरिया ने स्टार्ट किया था. अनलकीली वो फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी बनने से महरूम रह गए सीजर बेकेरिया, क्योंकि उनका फोकस सिर्फ क्राइम पे था और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के हवाले से उन्होंने बातें ज़्यादा की और क्रिमिनल्स को उन्होंने डिस्कस किया ही नहीं अपनी थीरीज़ के अंदर. इसलिए क्रिमिनोलॉजी तो ओवरऑल स्टडी है क्राइम एंड क्रिमिनल बिहेवियर की, तो इसलिए हम इनको 18th सेंचुरी के अंदर इनकी थीरीज़ को हम क्लासिकल दौर कहते हैं क्रिमिनोलॉजी का. सो जो इसकी फाउंडेशन बहरहाल सीजर बेकेरिया ने डाल दी थी, ठीक है जी. तो हम देख लेते हैं. इसके बाद जब सीजर बेकेरिया ने इसकी फाउंडेशंस डाली तो उसके बाद सीजर लम्ब्रोसो अपना एक स्कूल ऑफ थॉट लेके आए, पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट, लेट 19th सेंचुरी में. देखें मिड ऑफ 18th सेंचुरी के अंदर आपने ये देखा कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन आती है और उसके बाद से साइंटिफिक स्टडी स्टार्ट हो जाती हैं. तो सीजर लम्ब्रोसो जो थे वो एक डॉक्टर भी थे, फिजिशियन थे, एक साइकोलॉजिस्ट भी थे, तो वो साइकेट्रिस्ट थे. तो उन्होंने क्रिमिनोलॉजी को स्टडी करने के लिए आपको साइंटिफिक मेथड्स यूज़ किए इस स्टडी के अंदर, ठीक है. उससे पहले हिस्टोरिकली इस सब्जेक्ट को पढ़ा जाता था. ट्रेडिशनल अप्रोच होती थी, ट्रेडिशनल मेथड्स होते थे इस सब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए, जो कि सीजर बेकेरिया ने यूज़ किए. उसके बाद सीजर लम्ब्रोसो साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी को लेके आए क्रिमिनोलॉजी के अंदर, जिसे हम पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट भी कहते हैं. और उस पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट को की जो फाउंडेशन है वो डाली सीजर लम्ब्रोसो ने. तो सीजर लम्ब्रोसो ही फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी हुए, ठीक है जी. इसके बाद शिकागो सिटी अमेरिका में जो है उसके अंदर क्राइम रेट जब ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ तो उसके अंदर, अच्छा मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूं और मैं मज़ीद आगे आपको इन सब स्कूल्स के बारे में समझाऊंगा अभी. पॉजिटिव स्कूल के अंदर बायोलॉजिकल थ्योरीज़ को डिस्कस किया गया था कि इंसान की बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनकी वजह से इंसान क्राइम करता है. और शिकागो स्कूल ऑफ थॉट जब हमने पढ़ा तो उसके अंदर शिकागो के अंदर जो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन के प्रॉब्लम्स थे उनको डिस्कस किया गया. ये जो शिकागो स्कूल ऑफ थॉट है इसके अंदर वो थीरीज़ हैं जो कि शिकागो सिटी के अंदर कंडक्ट हुई थी. तो ये अर्ली 20th सेंचुरी का पीरियड था वो. और उसके बाद साइकोलॉजिकल एंड साइकेट्रिक पर्सपेक्टिव्स आए, और जब आपके सिगमंड फ्रॉइड ने अपनी साइकोएनालिसिस थ्योरी दी तो उसके बाद से साइकोलॉजिकल और साइकेट्रिक पर्सपेक्टिव्स आए क्रिमिनोलॉजी के अंदर. तो ये मिड 20th सेंचुरी के अंदर आए, अर्ली 20th सेंचुरी से लेके मिड 20th सेंचुरी तक, ठीक है. फिर सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स के ज़रिए स्टडी की जाने लगी क्रिमिनोलॉजी की, जिसके अंदर सोसाइटी को ज़िम्मेदार ठहराया गया किसी भी सोसाइटी के अंदर क्राइम रेट की इंक्रीज़ को, कि सोसाइटी ऐसी कंडीशंस क्रिएट कर देती है कि सोसाइटी के इंडिविजुअल्स के लिए कि वो क्राइम करते हैं. इन सारी चीज़ों को हम आगे चल के इंशाल्लाह अच्छे से समझते हैं. और इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं जिनके लिंक्स इंशाल्लाह मैं अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा आपके साथ. उसके बाद कंटेम्प्रेरी क्रिमिनोलॉजी है, जो कि कंटेम्प्रेरी मतलब दौर हाज़िर की जो क्रिमिनोलॉजी है वो लेट 20th सेंचुरी से लेके अब तक चलती आ रही है. और अब एक नई फील्ड इसके अंदर इमर्ज हो रही है, क्रिटिकल क्रिमिनोलॉजी. क्रिटिकल क्रिमिनोलॉजी मतलब इसमें वो थीरीज़ हैं जो पास्ट में जितनी भी थीरीज़ आई हैं उनको क्रिटिकली और इंटरसेक्शनली देखती हैं और फिर वो
उनके ऊपर क्रिटिक्स करती हैं। और जो डिपार्टमेंट्स अब तक आप देख रहे हैं या जो कुछ भी आप क्राइम की रोकथाम या इसकी स्टडी के हवाले से जो कुछ भी देख रहे हैं वो इस सब को ही डिनाई कर देती है और वो एक नई थीरीज देती हैं, तो उसे भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। So, the roots of criminology can be found in the works of Enlightenment philosophers like Cesare Beccaria and Jerome Bentham. ये जब यूरोप के अंदर इनलाइटमेंट आया, ठीक है, इनलाइटमेंट का कॉन्सेप्ट भी आपको समझाता हूँ बिगिनर्स के लिए, ठीक है, कि इससे पहले तो स्टडी की ही नहीं जाती थी, इंसान को आर्गूमेंट्स देने की इजाज़त ही नहीं थी यूरोप के अंदर। ठीक है जी। तो यूरोप में क्या होता है कि वहाँ पे फिर जब रेनेसांस आती है तो उसके नतीजे में, रेनेसांस के नतीजे में लिबर्टी मिलती है। तो हर किस्म की लिबर्टी जब इंसानों को मिलती है उसके अंदर आर्गुमेंटेशन की भी लिबर्टी मिलती है। तो वो जो पीरियड है जिसके अंदर स्टडी करना शुरू किया लोगों ने, डिफरेंट टॉपिक्स को, डिफरेंट सब्जेक्ट्स को, डिफरेंट प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना शुरू किया। ठीक है। तो वहाँ के उन फिलोसफर्स को हम कहते हैं कि वो इनलाइटमेंट एरा के फ़िलासफ़र्स हैं। और क्रिमिनोलॉजी के अंदर उनमें से एक सीजरे बेकेरिया और फिर उनके शागिर्द हैं जेरेमी बेंथम, उनका जिक्र होता है। बेकेरिया ने इनलाइटमेंट के पीरियड में एक बुक लिखी ऑन क्राइम्स एंड पनिशमेंट 1764 के अंदर, जो कि 18th सेंचुरी बनती है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया। उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने रैशनलाइजेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस एंड द एवोल्यूशन ऑफ टॉर्चर एंड क्रूअल पनिशमेंट्स का जिक्र किया। ऐसा जिक्र उन्होंने क्यों किया? क्योंकि उससे पहले जब इन्होंने ये थीरी दी थी उससे पहले यूरोप के अंदर प्री क्लासिकल थॉट प्रिवेल कर रही थी। और प्री क्लासिकल थॉट जो थी वो थी रिलीजियस हेड्स की, और उसके अंदर क्राइम प्रिवेंशन का बस एक ही तरीका था और वो था टॉर्चर। ठीक है जी। और क्रूअल पनिशमेंट्स। होपफुली आपको ये आइडिया हो गया होगा। बाकी आपको ये वीडियो इसकी पूरा सीजरे बेकेरिया का जो स्कूल ऑफ थॉट है, क्लासिकल स्कूल, उसके ऊपर इन डिटेल वीडियो बनी हुई है, वो आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर हो जाएगी। सो दीज अर्ली राइटिंग्स ऑफ Cesare Beccaria laid the groundwork for the idea that crime could be understood and controlled through reason and systematic study. गो के क्रिमिनोलॉजी के अंदर तो इनकी इतनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है सीजरे बेकेरिया के, लेकिन कंट्रोल ऑफ क्राइम के हवाले से इन्होंने बहुत अच्छी बातें की थी और बहुत ज़बरदस्त थ्योरी इन्होंने दी थी। इन्होंने कहा था कि क्राइम इन द सोसाइटी इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द बैड पीपल। इन्होंने कहा था कि क्राइम इन द सोसाइटी इज़ बिकॉज ऑफ द बैड लॉज ऑफ द सोसाइटी। तो वहाँ से उन्होंने पूरा फ्रेमवर्क दिया क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का भी और पेनोलॉजी का भी, लॉ मेकिंग का भी। तो और उन्होंने कहा कि इस क्राइम फोकस था उनका, ठीक है, क्रिमिनल बिहेवियर के ऊपर उनका फोकस नहीं था। इसलिए उन्होंने उनका जो फोकस था क्राइम का, तो उन्होंने क्राइम के हवाले से ही बात की, क्राइम को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। और फिर उसके लिए उन्होंने कहा कि सिस्टमेटिक स्टडी की जानी चाहिए क्राइम को रोकने के लिए। तो ये सीजरे बेकेरिया हैं और ये उनके शागिर्द जेरेमी बेंथम, और सीजरे बेकेरिया की बुक है ये ऑन क्राइम्स एंड पनिशमेंट्स। ठीक है जी। आगे चलते हैं पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट की तरफ। सीजरे बेकेरिया की इस थ्योरी को, जिसके अंदर उन्होंने जिक्र किया था कि इंसान रैशनल है और वो कोई भी एक्शन परफॉर्म करता है तो वो अपने प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करके परफॉर्म करता है, ये उनका मानना था सीजरे बेकेरिया का। ठीक है जी। तो इनकी इस थ्योरी को रिजेक्ट किया आके सीजरे लम्बरोसो ने। और सीजरे लम्बरोसो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो एक फिजिशियन भी थे और साथ में वो एक साइकोलॉजिस्ट भी थे। तो इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि वो एक साइकेट्रिस्ट थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि इंसान सिर्फ अपने प्रॉफिट और लॉस को शेयर करके ही क्राइम करता है, प्रॉफिट और लॉस को ही कैलकुलेट करता है और फिर उसके बाद क्राइम करता है। उसने कहा कुछ ऐसे लोग भी तो होते हैं जिनको बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं और जिन प्रॉब्लम्स की वजह से वो अपने प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। मोर ओवर वो जो क्राइम की तरफ इंक्लाइंड होते हैं वो अपना वो उनकी इंक्लिनेशन उनके बायोलॉजिकल इश्यूज़ की वजह से जो उनके अंदर मौजूद हैं, जो कि जेनेटिक के हैं, जो इनहेरिटेंस के हैं, ठीक है, या कोई फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी वजह से वो क्रिमिनल एक्शंस को परफॉर्म करते हैं। और इसको लेके उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था बॉर्न क्रिमिनल, मतलब कि इंसान पैदाइशी तौर पे ही क्रिमिनल होता है, ये कहना था सीजरे लम्ब्रोसो का। और उन्होंने फिर अपनी साइकोलॉजिकल थीरीज़ के अंदर इसको प्रूव भी किया। ठीक है जी।
तो खैर इनके फिर एक स्टूडेंट थे एनरिको फेरी, उन्होंने इसके अंदर सोशल कंडीशंस का भी जिक्र किया बायोलॉजिकल थ्योरीज के हवाले से के साथ साथ उन्होंने सोशल कंडीशंस का भी जिक्र किया, और उन्होंने लोम्ब्रोसो के आइडिया को एक सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के अंदर भी डिस्कस किया और एम्फसाइज किया द रोल ऑफ सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन द क्रिमिनल बिहेवियर। सो होपफुली ये क्रिमिनोलॉजी इटालियन स्कूल ऑफ पॉजिटिव क्रिमिनोलॉजी है, और ये सीसरे लोम्ब्रोसो का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, एनरिको फेरी, और ये सीसरे लोम्ब्रोसो की बुक है क्रिमिनल मैन। पॉजिटिव स्कूल जो कि 19th सेंचुरी में एमर्ज हुआ, होपफुली इसके बारे में आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं जी। शिकागो स्कूल ये अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर आया, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया कि शिकागो सिटी ऑफ अमेरिका के अंदर जब क्राइम रेट इंक्रीज़ हुआ तो वहाँ पे जो रिसर्च हुई सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन को लेके, नाइबरहुड एंड कम्युनिटी करेक्टरिस्टिक्स को लेके जो स्टडीज़ हुई, ठीक है, और उन सब स्टडीज़ को हम शिकागो स्कूल के अंदर देखते हैं, और ये इमर्ज होता है 20th सेंचुरी में, ठीक है जी। और इसके जो स्कॉलर्स थे वो रॉबर्ट ई पार्क और अर्नेस्ट बर्गस फोकस्ड ऑन द अर्बन सोशियोलॉजी एंड द स्टडी ऑफ क्राइम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रैपिडली ग्रोइंग सिटीज़। तो उन्होंने जो शिकागो सिटी के अंदर जो क्राइम के हवाले से जितनी भी रिसर्च की, उसके अंदर उन्होंने जिक्र किया कि जिन सिटीज़ के अंदर आबादी ज़रूरत से ज़्यादा और कम वक्त में ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, वहाँ पे सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्राइम को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसलिए पहले से कुछ ऐसी मेजर्स लेनी चाहिए जिससे डिसऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल किया जा सके, और फिर रिजल्टेंटली आप क्राइम को कंट्रोल कर सकते हैं, क्रिमिनल बिहेवियर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके हवाले से पूरी वीडियो मैंने आपको उसका लिंक मैं आपके साथ शेयर करता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है जी। सो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन का एंड एक्सप्लोर्ड हाउ नाइबरहुड एंड कम्युनिटी कैरेक्टरिस्टिक्स इन्फ्लुएंस द क्राइम रेट, ठीक है। ये रॉबर्ट ई पार्क हैं, ये अर्नेस्ट वी बर्गस हैं। आगे चलते हैं जी, साइकोलॉजिकल थ्योरीज और साइकेट्रिक पर्सपेक्टिव्स के हवाले से बात कर लेते हैं। साइकोलॉजिकल एंड साइकेट्रिक थ्योरीज of criminology gained prominence with research like Sigmund Freud and B.F. Skinner, exploring the role of individual personality, mental disorder and behaviorism in criminal behavior, ठीक है जी। तो बिहेवियर लर्निंग की थीरीज़ आई, साइकोलॉजिकल थीरीज़ आई, जिनके अंदर क्राइम के पीछे जो कॉज ऑफ क्राइम है वो बताया गया, इंसान की साइकोलॉजिकल कंडीशन, ठीक है जी। इंसान की जो साइकोलॉजिकल कंडीशन है उसको बेस बनाया गया क्रिमिनल बिहेवियर का, कि इंसान की जो फीलिंग्स हैं और जो इंसान की थॉट्स हैं, ठीक है, वो इंसान के बिहेवियर को डायरेक्शंस देती हैं, और उनका बिहेवियर जो है वो इंसान का जो बिहेवियर है वो उनकी साइकोलॉजी की बेस पे बनता है, ठीक है जी। और फिर उसके अंदर सिगमंड फ्रॉइड ने पर्सनालिटी की बात की, और पर्सनालिटी के अंदर अनकॉन्शियस के माइंड के अनकॉन्शियस को भी डिस्कस किया और पर्सनालिटी को भी डिस्कस किया, और फिर उसने उसके अंदर आपको ईड ईगो सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट दिया। और फिर B.F. स्किनर ने अपनी थीरीज़ पेश की, जिसके अंदर बिहेवियर लर्निंग की थीरीज़ थी कि इंसान क्रिमिनल बिहेवियर को कैसे लर्न करता है साइकोलॉजिकली। तो ये मिड 20th के अंदर साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई, और इससे साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग का भी कॉन्सेप्ट मिला इन द स्टडी ऑफ क्रिमिनल माइंड, ठीक है जी। तो क्रिमिनल्स को स्टडी किया जाने लगा इस स्टडी के अंदर। तो सिगमंड फ्रॉइड की थीरी थी, ठीक है जी, जिसके अंदर ईड ईगो और सुपर ईगो का जिक्र हुआ। ये थीरी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह। और फिर इसके बाद B.F. स्किनर की थीरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसके अंदर ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर आप रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स के बारे में, जो 20th सेंचुरी ऑनवर्ड चला, ठीक है जी। इसमें क्रिमिनोलॉजी के अंदर सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स के हवाले से भी काम हुआ, ठीक है जी, जिसके अंदर इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर एम्फेसाइज था इनका रिसर्च करने वालों का, और इंस्टीट्यूशंस के हवाले से भी बात की उन्होंने, और इनइक्वालिटीज़ को भी डिस्कस किया गया इन थीरीज़ के अंदर, ताकि पता चल सके कि ये जो सोशल स्ट्रक्चर है
किसी भी सोसाइटी का और उसके जो इंस्टीट्यूशंस हैं और जो इनइक्वालिटीज़ हैं किसी सोसाइटी के अंदर, वो किस तरह से कॉज ऑफ क्राइम बनती हैं। जो सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, इस पर्सपेक्टिव में हम सोशल स्ट्रक्चर्स, इंस्टीट्यूशंस और इनइक्वालिटीज़ को डिस्कस करते हैं। और इसमें जो बड़ी अहम थ्योरी है वो है रॉबर्ट के मार्टिन की, जिस थ्योरी का नाम है स्ट्रेन थ्योरी, या एनोमी थ्योरी भी कहते हैं इसको हम। और इसके बाद एक थ्योरी है लेबलिंग थ्योरी ऑफ हॉवर्ड बेकर, और फिर सोशल लर्निंग थ्योरी है एडमंड सुदरलैंड की, जो कि इसके अंदर बड़ा इन्फ्लुएंशियल वर्क है इनका। तो ये थ्योरीज भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे देता हूँ। बहरहाल हम इसको एक दफ़ा दोबारा रीड आउट करेंगे सारे को। रॉबर्ट के मार्टन की स्ट्रेन थ्योरी, हार्वर्ड बेकर की लेबलिंग थ्योरी। ठीक है जी, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसका आगे चलते हैं। क्रिटिकल क्रिमिनोलॉजी emerged as a response to issues of social justice, inequality within the criminal justice system. Scholars like Michael Foucault and Richard Cuny explored the power dynamics inherent in crime and punishment. Intersectionality introduced by Kimberly Crenshaw emphasized the importance of considering multiple social identities like race, gender, class in understanding the crime and victimization. तो होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। ये आपके पूरे क्वेश्चन की जो मिथ है, या जो उसका कॉन्सेप्ट है, या जो उनकी डिमांड है, उसके हिसाब से आप बिल्कुल फ्लो में एवोल्यूशन ऑफ क्रिमिनोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। और इसके अंदर लास्ट में आप कंटेम्प्रेरी क्रिमिनोलॉजी जो कि 20th सेंचुरी से लेके अब तक चल रही है उसको स्टडी करते हैं कि मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी अब जो मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी आज की क्रिमिनोलॉजी है, इसके अंदर आप एम्पेरिकल स्टडीज़ करते हैं, सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स को भी देखते हैं, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स को भी देखते हैं क्राइम के पीछे, बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स को भी देखते हैं, इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव्स को भी स्टडी करते हैं। ठीक है, सो मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी इज़ characterized by a multidisciplinary approach incorporating insights from sociology, psychology, biology, economics, and other fields. The study of white-collar crime, corporate crime, cybercrime, and terrorism has gained prominence in recent decades. ठीक है, जो कंटेम्प्रेरी क्रिमिनोलॉजी है इसके अंदर हम वाइट कलर क्राइम्स के ऊपर भी अब स्टडी करना शुरू कर दिया, कॉर्पोरेट क्राइम्स के ऊपर भी, साइबर क्राइम्स के ऊपर भी, और टेररिज्म रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई है आपको 20th सेंचुरी में। तो इसके ऊपर भी आपने इस वर्क करना शुरू कर दिया, वो भी क्राइम में आ गया है। ठीक है, तो देखें सोसाइटी जैसे जैसे इवॉल्व हो रही है वैसे वैसे क्रिमिनोलॉजी की स्टडी भी इवॉल्व हो रही है। ठीक है, और इसमें भी चेंजिंग, जैसे सोसाइटी में चेंजिंग्स आ रही हैं उसके साथ साथ नए नए किस्म के क्राइम्स आ रहे हैं, और इस तरीके से नई नई स्टडीज़ फिर उस हवाले से हो रही हैं, और यही एवोल्यूशन है इस सब्जेक्ट की। तो इन समरी हम कहेंगे कि क्रिमिनोलॉजी हैज़ evolved फ्रॉम अर्ली मॉरल एंड रिलीजियस एक्सप्लेनेशंस ऑफ क्राइम। वो प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट की बात हो रही है यहाँ पे, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। ठीक है जी, तो क्रिमिनोलॉजी हैज़ evolved फ्रॉम अर्ली मॉरल एंड रिलीजियस एक्सप्लेनेशंस ऑफ क्राइम टू मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड। कंटेम्प्रेरी क्रिमिनोलॉजी के अंदर आप मल्टी डिसिप्लिनरी पढ़ते हैं, लाइक सोशोलॉजी पर्सपेक्टिव्स को, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स को, बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स को, इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव्स को। ठीक है, फिर क्राइम की डिफरेंट टाइप्स को, इस तरह से मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड बन चुकी है ये, दैट इनकॉर्पोरेट्स। और फिर इसके अंदर पहले तो आप देखें हिस्टोरिकली पढ़ा जाता था, ट्रेडिशनली पढ़ा जाता था, अब साइंटिफिकली पढ़ा जाता है इसको। सो सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव और साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स को हम इसके अंदर साइंटिफिकली पढ़ते हैं। सो इट कंटिन्यूज़ टू अडॉप्ट चेंजिंग सोसाइटल नॉर्म्स जैसे जैसे चेंज हो रहे हैं। तो क्रिमिनलाइजेशन और डिक्रिमिनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपके सामने है कि कुछ क्राइम्स को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है और कुछ को डिक्रिमिनलाइज किया जा रहा है, कुछ एक्शंस को क्रिमिनलाइज किया जाता है, कुछ एक्शंस को डिक्रिमिनलाइजेशन उनकी होती है with the passage of time because of the changes in societal norms. So technical advancement, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसका भी इम्पैक्ट है स्टडी के ऊपर, और ग्लोबल चेंजेस जो हो रहे हैं, अब ट्रांसनेशनल क्राइम्स होने लग गए हैं। ठीक है, 21st सेंचुरी के अंदर, तो उनको भी इसके अंदर स्टडी किया जाए। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, और अगर इसमें कोई कमी पेशी है, मैं अकलम कुल का मालिक नहीं हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है जहाँ कोई गलती हो, जो कमी पेशी हो, काइंडली आप कमेंट बॉक्स में
कमेंट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उसको रिकवर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।